तक जाना है आपने। अच्छा, तो इसमें देखें बी ए बी ए स्केयर बी। अब ये कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आजकल के मॉडर्न कैलकुलेटर्स आ रहे हैं, आप उससे भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये आराम से आप मैट्रिक्स पहले डिफाइन करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं उसको जस्ट ज़रूर दे दें आप उसमें, तो कैलकुलेटर से भी आप ये कर सकते हैं। तो बी ए स्केयर बी करेंगे तो आपका इस तरह का एक मैट्रिक्स निकल आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका रैंक फाइंड करना है। रैंक क्या होता है कि रैंक ये होता है, ये हमने पहले जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें डिस्कस किया था कि रैंक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। उसमें रैंक कैसे निकालते हैं आप, जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बेसिकली। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर जो है वो मसला है, यानी ये सिस्टम की ऑर्डर कम है। ये एक सिस्टम बढ़ा चढ़ा के बयान हुआ है 3/3 का, लेकिन इसके अंदर डिपेंडेंसी है। ये एक इंडिपेंडेंट 3/3 का सिस्टम नहीं है। ये इस पे हमें क्या, फिर हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, हम करते हैं मिनिमल रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। वो आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका, मिनिमल रियलाइजेशन, यानी ऐसा सिस्टम जो इंडिपेंडेंट हो, यानी जैसे 3/3 में हो सकता है 2/2 का सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट हो, तो हम क्या करेंगे फिर उसको 2/2 की फॉर्म में लिख देंगे। तो वो जो 2/2 की फॉर्म होगी ना वो मिनिमल रियलाइजेशन होगी। अब इसमें भी हम देखें कि ये 3/3 का सिस्टम, अगर इसका रैंक ज़ीरो नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है ज़ीरो रैंक, तो 3 इसका रैंक है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब इसका 3 रैंक है। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम की मिनिमल रियलाइजेशन ही है, यानी ये सिस्टम अपनी अपनी टू छोटी सी छोटी फॉर्म में ये 3/3 का ओरिजिनल सिस्टम है, यानी ये इसकी मिनिमल रियलाइजेशन ही है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिस्टम, अ सिमिलर कॉन्सेप्ट गवर्न्स आवर एबिलिटी टू क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी वो सिस्टम की जो स्टेट्स हैं आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। यानी यूँ समझ लें कि आपके पास आपकी जो सिस्टम, एक सिस्टम की स्टेट से क्या मुराद है, स्टेट से क्या मुराद है, स्टेट एक होती है इनपुट एक आउटपुट, थर्ड वन इज स्टेट। स्टेट जो होती है वो सिस्टम की कंडीशन होती है, जैसे इंडक्टर का करंट हो गया, कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया, कोई सैटेलाइट है तो उसका इंजन का टेम्परेचर हो गया, आप उसको कह सकते हैं दिस इज़ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब ये होगा कि आप सिस्टम के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सकते हों, यानी आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हों, ठीक है। और अनऑब्जर्वेबल सिस्टम क्या होगा कि जिसकी स्टेट्स को आप मेजर ना कर सकते हों, उसको हम कहते हैं अनऑब्जर्वेबल सिस्टम। A similar concept governs our ability to create a design for an observer. Specifically, we are using the output of a system to deduce the state variables. अक्सर ये होता है कि मिसाल के तौर पर इसकी यूँ मिसाल दी जाती है जो कि आगे आएगी भी कैलमन फिल्टर्स के अंदर, कि एक सैटेलाइट है। अब उसका अपने टेम्परेचर देखना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, वो सैटेलाइट के जो इंजन पीछे से जहाँ से आग निकल रही है वहाँ का टेम्परेचर कितना है। अब वहाँ पे आप सेंसर तो लगा नहीं सकते, अगर उधर आप सेंसर लगाओगे वो तो पिघल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप वहाँ ऑब्जर्वर लगाओगे। अब ऑब्जर्वर कैसे लगाओगे कि आपके पास एक आउटपुट, आप एक ऐसी जगह सेंसर लगा लोगे जहाँ जहाँ आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, फिर उस पर इक्वेशंस वगैरह लगा के आप उस टेम्परेचर को एस्टिमेट करोगे, और वो जो टेम्परेचर होगा वो स्टेट कहलाएगी। यानी ये एक सिंपल एग्जांपल है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी। To measure the state which cannot be measured directly, so we will use observers there। अच्छा, अब इसके ये देखें, अब यहाँ पे देखें आप, इसमें इस सिस्टम, ये ऑब्जर्वेबल सिस्टम, इसकी देखें कि आपकी जो आउटपुट है y, उसमें x1 x2 x3 का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। यहाँ पे देखें इसमें क्या है कि अगेन ये माजूर सिस्टम है, कंट्रोलेबिलिटी में माजूरी इधर है, ऑब्जर्वेबिलिटी इन इनपुट साइड पे, और ऑब्जर्वेबिलिटी में माजूरी आउटपुट साइड पे। अब आप देखेंगे y है x1 x2 x3, अब x1 का इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये माजूर है आपका सिस्टम ना, ये आपका आपकी जो x1 स्टेट है ये मेजर नहीं की जा सकती, ठीक है, तो ये अनऑब्जर्वेबल सिस्टम कहलाएगा। तो इन 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 द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टे ये ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करना है, हम इसकी इक्वेशन होती है, इसका मैट्रिक्स हम बनाते हैं सी ए। कंट्रोलेबिलिटी में क्या था, बी ए स्केयर बी, और ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या है, सी ए, और कॉलम कॉलम मैट्रिक्स है, या इसको आप रो भी बना सकते हैं। उसमें क्या है, इसका ट्रांसपोज लेना है, जैसे सी आपका क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये देखें जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये ए पीछे आ जाएगा फिर, ठीक है, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज स्केयर सी ट्रांसपोज, इस तरह से फिर वो होगा।
तो ये ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है सी ए और सी ए की पावर n-1। आप ये ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसका इसका रैंक निकालेंगे, यानी इसका इसका डिटर्मिनेंट आप लेंगे, और अगर वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है सिस्टम अनऑब्जर्वेबल है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। अच्छा, अब आ जाएं जी जनाब इधर आपकी स्टेट इक्वेशन एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसमें ए मैट्रिक्स आपका, बी और सी आपको गिवन है। ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए आपको ए और सी दो मैट्रिक्सेस लाजमी गिवन होंगे। तो आप क्या करेंगे अब इस केस में, अच्छा हाँ, इसमें जो है स्टेट डायग्राम से शायद आपको लग रहा होगा कि ये अनऑब्जर्वेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टेट डायग्राम से आप इस डायग्राम से नहीं चेक कर सकते, आपको मैट्रिक्स लगा के चेक करना है। सी ए स्केयर, ठीक है, ये आप उससे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो उसमें ये मैट्रिक्स आपका आ गया। अब इसका आप लें रैंक, तो इसका रैंक आ रहा है -344, यानी ये ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम अपनी मिनिमल रियलाइजेशन में मौजूद है और ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। यानी ये सिस्टम क्या है, एक ऑब्जर्वेबल सिस्टम है, इसका रैंक ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, ये बात करें, रिमेंबर दैट कंक्लूजन्स अबाउट ऑब्जर्वेबिलिटी for inspection by inspection are valid only for diagonalized systems that have distinct eigen values। ठीक है, anyhow आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है फर्दर एक एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा है, आगे चलते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। अनऑब्जर्वेबिलिटी वाया ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें जो है देखें, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अब ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होगा, सी ए 2/2, सिंपल सा सिस्टम है, सी और सी मैट्रिक्स क्या है आपका, ये वाला 5 4, और सी ए यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें आप, तो क्या होगा, इसी तरह का आंसर आ जाएगा ना, 1/2 का मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज इन दी फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल और नंबर ऑफ कॉलम्स इन दी सेकंड मैट्रिक्स, तो 1/2 आपका आ जाएगा मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा, वो नीचे लग जाएगा, जो -3 -16 आ जाए, इसको इससे ज़रब देंगे। ठीक है, फिर इसको इससे ज़रब देंगे, सिंपल। तो ये आप देख लें, 500 और -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -20। इसी तरीके से 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5, और -21/4 मल्टीप्लाइड 4 -21, और 5 कितना आ जाएगा -16। तो इस तरह से आप पहले सी रखेंगे और फिर सी ए रखेंगे, और अब क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका देखें तो क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट आप अगर कैलकुलेट करें ना तो ये आ जाएगा -80, और फिर आ जाएगा माइनस इंटू -24, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जो है ना ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपका क्या है, ये सिस्टम आपका अनऑब्जर्वेबल सिस्टम है। तो ये था जनाब ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कंट्रोलेबिलिटी कैसे चेक करनी है, बी ए स्केयर बी, उसका आपने रैंक निकालना है, और ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे करनी है, आपने सी ए और सी ए स्क्वेयर करके उसका मैट्रिक्स आपने कॉलम वेक्टर बनाना है, और उसका जो है वो अपने रैंक फाइंड करना है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टेट वेरिएबल फीडबैक डिज़ाइन। अब स्टेट वेरिएबल फीडबैक डिज़ाइन में क्या होता है, आप स्टेट वेरिएबल को एज अ फीडबैक यूज़ करते हैं, यानी आपका जो स्टेट होती है, ये देखें, जैसे आपका ये एक सिस्टम है, हमने डिस्कस की हुई है स्टेट स्पेस डायग्राम, स्टेट डायग्राम ना, पहले पिछले लेक्चर्स में। उसमें क्या है कि एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, और ये इंटीग्रेटर है और ये एक्स उसकी इंटीग्रेशन है। अब वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, प्लस डी यू। अब इसमें डी यू मिसिंग है, डी यू नहीं हमने इसमें बनाया, फॉरवर्ड मैट्रिक्स ने बनाया हुआ। अब फीडबैक देखें क्या करें, एक्स को हमने उठाया स्टेट को और उसको गेन के से मल्टीप्लाई किया, और उसको वापस हमने जो है वो इनपुट यू से पीछे दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेट फीडबैक कंट्रोलर। क्या है, स्टेट फीडबैक कंट्रोलर के हम क्या करें, ये जो स्टेट है, एक्स एक स्टेट है, उसको हम फीडबैक कर रहे हैं, यानी बैक फीड कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, उसको इनपुट के साथ एक और इनपुट, पहले यू थी, अब इनपुट क्या है, आर। अब हम आपकी इनपुट क्या बन गई, आर इनपुट आपकी हो गई। तो ये एक स्टेट डायग्राम है जिससे एक्सप्लेन हो गया। अब हम इस पे आते हैं, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अब यू क्या है, यू क्या चीज़ है, आर माइनस के एक्स, यानी यू जो अब इनपुट होगी वो क्या होगी, आर माइनस के एक्स। ये एक्स जो स्टेट है के एक्स, यानी के एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स, और आर माइनस के एक्स, तो ये आपकी बन गई यू। ठीक है, अब क्या करोगे आप,
एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, यू की जगह ये रख दो आर माइनस के एक्स, तो क्या होगा आर माइनस के एक्स। अच्छा, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू आर माइनस के एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आप, तो बी जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी के एक्स प्लस बी आर, यानी एक्स डॉट इज इक्वल टू ये इक्वेशन ये बन जाएगी ए माइनस बी के प्लस बी आर, यानी यू की जगह आप क्या यहाँ पे आ गया आर आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ना ए माइनस बी के मैट्रिक्स, अब आपने बेसिकली क्या निकालना है, ये के की वैल्यू निकालनी है, यानी आपके पास एक गिवन होगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, उसके इक्वल आपने ये रख देनी है सिंपल। तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी के एक्स प्लस बी आर। अब हमें पता है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसमें क्या होता था कि उसमें एस आई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, एस आई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसकी थी, ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसकी ओरिजिनल सिस्टम की। अब हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, अब इस इक्वेशन को हमने देखें एस आई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसमें देखें, अब इसमें ए मैट्रिक्स, ये सारा ए मैट्रिक्स है, यानी ए माइनस बी के अब हमारा ए मैट्रिक्स है, तो अब हमारा क्या होगा एस आई माइनस ए, तो वो क्या बन जाएगा माइनस ए प्लस बी के बन जाएगा। तो एस आई माइनस ए प्लस बी के, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप अपने डिजायर्ड क्लोज लूप जो पोल होंगे उसके बराबर रख देंगे। अच्छा अच्छा, अब हम इसकी एक डिज़ाइन एग्जांपल करते हैं, रेगुलेटर डिज़ाइन बाय पोल प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेगुलेटर डिज़ाइन बाय पोल प्लेसमेंट। रेगुलेटर क्या होता है कि रेगुलेटर में हमारी जो आर होती है, ये जो आर है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, तो ये हमारा पूरा सेटअप जो है ना वो रेगुलेटर कहलाता है। तो u इज़ इक्वल टू आर माइनस के एक्स, आर अगर ज़ीरो हो जाए तो u इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स आपका बन जाएगा, यानी u इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, उस सूरत में फिर आपका क्या बन जाएगा, एस आई माइनस ए प्लस बी के को आपने इक्वल रख देना है आपकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो डिजायर्ड पोल्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके बराबर आपने रखना है। वो अभी हम देखते हैं कैसे रखना है। मिसाल के तौर पे ये कंट्रोल सिस्टम है आपका यू ऑफ एस ओवर वाई ऑफ एस ओवर यू ऑफ एस, आउटपुट ओवर इनपुट, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन आपका हो गया वन ओवर एस इंटू एस प्लस फोर, ठीक है, ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है सिस्टम का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने पोल प्लेस करना है, कंट्रोल सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, ये इसके ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। और अब आपने डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड से क्या करना है कि इसका स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स डिज़ाइन करना है, स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स जो अभी हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें क्लोज लूप पोल्स पहले निकाल लें आप। क्लोज लूप पोल्स आपको दिए हैं, गिवन है, जो कि क्या है एस इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस टू, ये क्लोज लूप पोल्स आपको गिवन है। कई बार आपको हो सकता है कि रिस्पांस की करेक्टरिस्टिक्स दी हों कि भाई मुझे इतने परसेंट ओवरशूट चाहिए और इतनी उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उससे फिर आपको क्या निकालने होंगे, आपको पोल निकालने होंगे, जो इसका फार्मूला क्या होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, वो एक फार्मूला होता है, वो आपको गिवन होगा उसमें। अच्छा, अब फ्रॉम दी ट्रांसफ़र फंक्शन, अब पहले आप क्या करेंगे, पहले तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। इसका क्या तरीका होता है कि ये कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड है, जो आपने कंट्रोल सिस्टम बीएस में पढ़ा है उसके साथ ही कनेक्टेड है, और लीनियर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो आप क्या करते हैं, वन ओवर एस के प्लस फोर एस, इसको पल्ली तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा वाई डबल डॉट प्लस फोर वाई डॉट, और इसको राइट साइड पे ले जाएं तो यू बन जाएगा। तो वाई डबल डॉट प्लस फोर वाई डॉट इज इक्वल टू यू। और आप अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम वाई इसमें वाई को हम x1 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव को हम x2 के बराबर रख लेते हैं। तो x2 डॉट, ये हम पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं ये चीज़ डिस्कस, तो x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स टू, ठीक है ना, x y क्या है x1 और y डॉट क्या है आपका x2, तो ये x2 है, तो ये x2 डॉट है, तो x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स टू प्लस यू, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं x1 डॉट x2 डॉट, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 0 1 और 0 माइनस फोर, ठीक है। यहाँ से आप देखें 0 1 0 माइनस फोर, यानी इसे कॉमन निकाल लेना, यहाँ पे x1 नहीं है यानी x1 0 है, इधर भी x1 नहीं है, यहाँ x1 क्या है 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 0 1 0 माइनस फोर x1 x2 प्लस 0 1 u, ठीक है, और y विल बी इक्वल टू 1 0 x1। इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू x1, यानी y x1 के बराबर है, x2 उसमें क्या है 0, तो मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा 1 0, y इज इक्वल टू 1 0 और x1 x2। अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन
देखिए हमारे पास जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, हमें पोल किस पे चाहिए, -2 पे हमें पोल चाहिए। यानी हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, एस माइनस ये आगे हम देखते हैं इसके, हमारी इक्वेशन जो डिज़ायर्ड बन रही है वो S+2 का प्रोडक्ट, यानी दो पोल है ना, S इज इक्वल टू -2 पे हमारे दो पोल है, रिपीटेड पोल है ये -2 के ऊपर, तो S+2 इंटू S+2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी S² + 4S+4 इक्वल टू 0। ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, S² + 4S+4 इक्वल टू 0। अच्छा आगे हम देखते हैं। अब हमारा इस सूरत में हमने क्या करने के, एस आई माइनस ए प्लस बी के इक्वल टू S² + 4S+4 के उसको बराबर रख देना है। अब एस आई माइनस ए प्लस बी के, अब ये ए बी कहाँ से आएगा, ये ए बी यहाँ से आएगा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ठीक है, वो आप इधर पुट कर रहे हैं। सिंपल इक्वेट करना है, एस आई माइनस ए प्लस बी के इक्वल टू डिजाइड पोल, ठीक है, एस आई माइनस ए प्लस बी के, यानी आप क्या चाहते हैं कि इस सिस्टम को इस तरह का बनाना चाहते हैं, यानी आप स्टेट फीडबैक जो है वो कंट्रोल, उस सिस्टम को स्टेट फीडबैक कंट्रोलर उस सिस्टम में बनाना चाहते हैं, और उसमें आपको क्या चाहिए, आपको के की वैल्यू चाहिए। बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, के मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, गेम की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो जब आप इक्वल रखेंगे तो S² + 4S+4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपका फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, कंप्यूटेशंस के बाद। तो उसमें आप देखेंगे K1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 + K2 इक्वल टू 4, तो K2 0 हो जाएगा और K1 4 हो जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स जो है ना वो 4 0 के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो ये जनाब आपकी के की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और K1 K2 आपका मैट्रिक्स होगा, K1 K2। तो यहाँ K1 यानी ये कॉलम वेक्टर है, 1/2 का मैट्रिक्स होगा आपका। तो K1 क्या आ जाएगा आपका 4, और यानी आपने अगर उस तरह का कंट्रोल बनाना है तो K1 की वैल्यू आप 4 रखेंगे और K2 की वैल्यू आप 0 रखेंगे, तो आपको जो डिज़ायर्ड पोल होंगे वो -2 पे मिलेंगे और रिपीटेड मिलेंगे। रिपीटेड पोल का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है। सिस्टम की चार तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओवर डैम्प्ड, एक होता है अंडर डैम्प्ड, एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और एक होता है अनडैम्प्ड। ठीक है, जो सबसे पहले होता है ओवर डैम्प्ड, उसमें क्या होता है कि पोल आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे होते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम आपका आता है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड में क्या होता है कि आपके पोल कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। फिर तीसरा आपका सिस्टम होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, उसमें ये होता है कि आपके पोल में ऑसिलेशन नहीं होती, वो होते आपके एक्स एक्सेस पे ही हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे होते हैं, रिपीटेड पोल होते हैं। तो ये रिपीटेड पोल वाला केस है, क्रिटिकली डैम्प्ड। चौथा सिस्टम आपका होता है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब ये कि वो इमेजिनरी एक्सिस पे उसके पोल होते हैं, और वो सिस्टम आपका जो है वो ऑसिलेटरी होता है या मार्जिनली स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। स्टेट ऑब्जर्वर्स। अब स्टेट ऑब्जर्वर क्या होता है, अगेन मैंने वही एग्जांपल आपको दी थी कि ऑब्जर्वर आगे भी आएंगे, एडवांस्ड ऑब्जर्वर जिसमें कैलमैन फिल्टर्स भी यूज़ होंगे। तो ऑब्जर्वर का क्या काम होता है कि ऑब्जर्वर ने स्टेट्स को मेजर करना होता है। ठीक है, फुल स्टेट ऑब्जर्वर होते हैं, रिड्यूस स्टेट ऑब्जर्वर होते हैं, जो कि स्टेट्स को मेजर करते हैं, आपके एस्टिमेट करते हैं। स्टेट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं उसको। तो अब इसमें देखें कि U = R - KX। अब R को आप ज़ीरो कर दें तो U = -KX बन जाएगा। अच्छा, अब आपको ऑब्जर्वर क्या होगा कि देखें, ऑब्जर्वर में ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक आपका एक्चुअल प्लांट है और उसके पैरेलल में एक मैथमेटिकल प्लांट आपका चल रहा है। ठीक है, जैसे हम फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल में करते हैं, एक्टिव फॉल्ट टॉलरेंट, उसमें भी ऑब्जर्वर ही लगता है कि ये सेंसर होता है, सेंसर की जो आउटपुट होती है ना उसको वाई कहते हैं। ठीक है, ये सेंसर इतना प्रेशर बता रही है। अब अगर ये सेंसर फॉल्टी हो जाता है तो क्या होता है कि ऑब्जर्वर की वैल्यू फिर वो उठा लेता है, यानी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, जो कि इसके पैरेलल में एक सिस्टम चल रहा होता है, एक्चुअल सिस्टम के साथ पैरेलल के अंदर, एक्चुअल सिस्टम के साथ पैरेलल में आपके जो है वो एक और सिस्टम चल रहा होता है जो कि मैथमेटिकल मॉडल होता है। आप कह सकते हैं ये एक्चुअल प्लांट है और ये उसका मैथमेटिकल मॉडल है। और उसमें क्या होगा कि एक्स हैट आएगी, एक एस्टिमेटेड स्टेट होगी, एक एक्चुअल आउटपुट होगी वाई, और ये एक्स हैट जो है वो इसकी एस्टिमेटेड स्टेट। आगे चलते हैं, इसमें ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट आगे फर्दर एडवांस डेप्थ में आएंगे ऑब्जर्वर्स। तो यहाँ पे हम जस्ट उसका एक आइडिया लेंगे। तो लेटेस्ट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू। तो इसमें स्टेट एस्टीमेट, एज्यूम दैट द एस्टीमेट एक्स बार, एक्स हैट, सॉरी बार नहीं हैट, एक्स हैट ऑफ द स्टेट वेक्टर इज एक्स हैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू प्लस के इंटू वाई माइनस सी एक्स। अब ये क्या चीज़ है, वाई माइनस सी एक्स से क्या मुराद है, तो ये इसे कहते हैं ल्यून बर्जर फुल ऑर्डर स्टेट ऑब्जर्वर। ये एक ल्यून बर्जर आपका ऑब्जर्वर है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप देखें, इसकी आउटपुट आपने ली और एक ऑब्जर्वर की वाई हैट एक आउटपुट ली, इन दोनों का एरर लिया कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, उनका एरर लिया और गेन मैट्रिक्स
इसको वो फीड किया और वो वापस आपने जो है वो फीड कर दी इसको एक्स हैट के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑब्जर्वर कहलाएगा, इसको कहेंगे ल्यूनबर्जर ऑब्जर्वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन हम बना रहे हैं कि हमारा क्या है, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये इस सिस्टम की इक्वेशन है ऊपर वाले की। और जो अब नीचे एस्टिमेट क्या होगा कि एक्स हैट, अब एक्स हैट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स हैट की इक्वेशन ये होगी ए इंटू एक्स हैट, ठीक है, ये वाला एक्स हैट इंटू ए, ठीक है, प्लस बी यू प्लस के ई इंटू वाई, वाई माइनस वाई हैट, ठीक है, वाई माइनस वाई हैट, नहीं देखें, वाई माइनस वाई हैट, वाई हैट, वाई इज इक्वल टू सी एक्स, तो वाई, वाई हैट की जगह वो क्या लिख रहा है, सी एक्स हैट लिख रहा है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अब आप क्या करें, एक्स हैट माइनस एक्स कर दें ज़रा, यानी इसको जो है वो माइनस एक्स हैट कर दें, यानी एक्स माइनस एक्स हैट अगर आप कर दें, ये कैसे होगा, ये होगा, आप ये देखें, इफ़ द इक्वेशन 1.27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1.25, 1 to 5 जो इक्वेशन है ना, ये 125, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स डॉट माइनस एक्स हैट डॉट, एक्स माइनस एक्स हैट को एरर वेक्टर कहेंगे, यानी एक्चुअल स्टेट और एस्टिमेटेड स्टेट इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे एक्चुअल प्रेशर है 5 बार, एस्टिमेटेड प्रेशर है 4.99, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे ई एरर। तो ई हैट इज इक्वल टू, जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए माइनस के ई सी इंटू ई आ जाएगा, यानी ई हैट ए माइनस के ई सी ई आ गया, ठीक है। अब इसमें इसमें आप देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 8.127, इस इक्वेशन से, ठीक है, द इक्वेशन फॉर द फुल ऑर्डर स्टेट ऑब्जर्वर इज एज फॉलोज। तो उसमें क्या होगा, एक्स हैट इज इक्वल टू ए माइनस के ई सी एक्स हैट प्लस बी यू प्लस के ई वाई। ये बेसिकली इस इक्वेशन से निकाली है कि इसमें देखें ना, इसमें एक्स हैट है, इसमें भी एक्स हैट है, इसमें एक्स हैट कॉमन निकाल लें आप, तो आपका बन जाएगा ए माइनस के ई सी एक्स हैट प्लस बी यू प्लस के ई वाई। अब इसमें आप देखें के ई वाई, ठीक है। अब इसमें आप फर्दर जो है ए माइनस के ई सी, यानी ए माइनस के ई सी, तो अब ये मैट्रिक्स आपका जो बनेगा ये वाला, ये अब आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब एस आई माइनस क्या करेंगे, एस आई माइनस ए प्लस के ई सी अब आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे, ये देखें एस आई माइनस ए प्लस के ई सी, ठीक है। इसको आप किसके इक्वल रखेंगे, इसको रखेंगे अपने डिजायर्ड पोल्स के इक्वल रखेंगे। ये इस मेथड को कहते हैं पोल प्लेसमेंट मेथड, यानी आपको डिजायर्ड पोल आप निकालेंगे कि कहाँ पे सिस्टम का पोल आपने रखने हैं। पोल क्या होते हैं, आपके सिस्टम का रिस्पांस को डिसाइड करते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया 4 तरह का रिस्पांस होता है, वो कैसे डिसाइड हो रहा है, पोल से ही हो रहा है। पोल ही तो बताता है कि भाई इस तरह का रिस्पांस आपका होगा, तो ये पोल प्लेसमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड भी इसको कहते हैं, पोल प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, और भी इसके मेथड होते हैं, एकरमैन फार्मूला भी होता है, एक और मेथड भी इसका होता है, कंट्रोलर कैनोनिकल भी होता है, लेकिन वो इसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कोर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, क्वेश्चन है डिज़ाइन अ फुल स्टेट ऑब्जर्वर डिज़ाइन करना है दैट हैज़ एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 रेडियन एंड रेडियन पर सेकंड एंड डैम्पिंग रेशो ऑफ 0.5। डैम्पिंग रेशो क्या है, जीटा। देखिए अपना आप एफसीएस जो फीडबैक आपने पढ़ा था अंडर ग्रेड के अंदर, उसको मज़ीद भी रिवाइज आपको करना होगा ताकि इन चीज़ों को समझने के लिए। ये आपकी ओमेगा एन है और ये आपकी जीटा है, एक ओमेगा डी होती है, ठीक है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ए बी सी या पुराने आपको यूज़ कर सकते हैं जो आपको गिवन हो, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको सी ट्रांसपोज, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगे, ये पुराने ही यूज़ कर रहा है, तो सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज 1001। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल, हमने इसका रैंक निकालना है, तो इसका रैंक क्या आता है, इसका डिटरमिनेंट 1 ही आएगा, 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। देखिए ना, सी, अगर हमने ऑब्जर्वर डिज़ाइन करना है तो हमने ऑब्जर्वेबिलिटी को चेक करना है। पहले सबसे पहली काम क्या करना होगा, चेक दी ऑब्जर्वेबिलिटी। तो चेक आपने की है, ऑब्जर्वेबिलिटी हमने की, तो ये हमारा ऑब्जर्वेबल है सिस्टम, यानी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी स्टेट को, यानी ये माजूर नहीं है सिस्टम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सिस्टम ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, इसकी जो है जो डिज़ायर्ड है, डिज़ायर्ड क्या है, ये इसकी डिज़ायर्ड हैं कंडीशंस। तो इसमें आपको पता है कि ये क्या है, 10 रेडियन पर सेकंड। तो इसका एक फार्मूला जो है वो क्या होता है, 2 एस स्केयर प्लस ओपन लूप आइगन वैल्यूज़, ठीक है, वो इसने फिर फर्दर कैलकुलेट की हैं, एस स्केयर प्लस 3s प्लस 2 एस स्केयर प्लस ए एस प्लस ए नॉट, ठीक है। इसको आप जो है वो यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जीटा दिया है और ओमेगा एन दिया हुआ है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, 2 जीटा
ओमेगा एन, और जो है और प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर, ठीक है, ओमेगा एन स्क्वेयर करके भी जो है वो आप इसको निकाल सकते हैं। तो एनी हाउ आगे हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें एक। अच्छा, तो अब इसके अंदर अब देखें जो डिज़ायर्ड पोल्स हैं वो कैसे निकाल रहे हैं। वो डिज़ायर्ड पोल्स हमने निकाले हैं जो हमें गिवन है, ओमेगा एन हमें गिवन है और ज़ीटा गिवन है, 2 ज़ीटा ओमेगा एन, ठीक है, 2 ज़ीटा ओमेगा एन जो कि 10s है बन जाएगा, क्योंकि ज़ीटा 0.5 है, ओमेगा एन 10 है, तो 0.5 2 का कैंसिल हो जाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10s प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर यानी 10 का स्क्वेयर जो कि 100 है, तो एस स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा वन एस प्लस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हम अल्फ़ा वन और अल्फ़ा नॉट निकाल लेंगे यहाँ से। तो इससे हम देखते हैं कि हमें जो है वो इससे जो डिज़ायर्ड पोल्स होते हैं वो उसकी इक्वेशन हमें आनी चाहिए, वो क्या होती है, माइनस ज़ीटा ओमेगा इन प्लस माइनस ओमेगा इन अंडर रूट वन माइनस ज़ीटा स्क्वेयर। तो वो फार्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर, तो उससे ये म्यू वन और म्यू टू, इनको डोमिनेंट पोल भी बोला जाता है अक्सर, तो ये डिज़ायर्ड क्लोज्ड लूप आइगन वैल्यूज़ होंगी। ये आइगन वैल्यूज़ हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं इससे पिछले लेक्चर में, आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अच्छा, एस आई माइनस ए प्लस के ई सी इक्वल टू एस स्क्र प्लस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा नॉट, ठीक है, अल्फ़ा नॉट ये जो बेसिकली आप ये करना स्टेप करें, नहीं तो आप डायरेक्ट इसके बराबर रखते हैं, ये जो आपने निकाली है स्क्र प्लस 10s प्लस 100, इसमें बुक में बहुत सारे स्टेप एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो एस आई माइनस ए प्लस के ई सी, अब के जो है इसमें के को आपने एज अ कॉलम वेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है ताकि 2 by 2 आपको जो है ऑब्टेन हो, और यहाँ से आपने जो है इसका डिटर्मिनेंट जब किया तो इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल के इसकी इक्वल रख देना है, और इक्वल रखेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, के वन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और के टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 77, यानी आपका गेन मैट्रिक्स आ जाएगा 7 और 77। तो ये था आपका जो है वो हमने फुल स्टेट फीडबैक ऑब्जर्वर डिज़ाइन का एक मेथड पढ़ा कि हमने ऑब्जर्वर कैसे जो है वो डिज़ाइन करना है। लियोन बर्जर ऑब्जर्वर अभी हमने पढ़े, लियोन बर्जर ऑब्जर्वर। लियोन बर्जर ऑब्जर्वर क्या होते हैं, ये इनकी डायग्राम होती है, इन्हें बोलते हैं लियोन बर्जर ऑब्जर्वर, फुल स्टेट ऑब्जर्वर। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल के अंदर मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये आगे फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल हम 2 वीक्स के अंदर करेंगे सारा, उसमें ये ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगे ऑब्जर्वर का सारा इस्तेमाल। अच्छा, अब आते हैं स्टेट स्पेस के अंदर रिप्रेजेंटेशंस के अंदर कि हम एक सिस्टम को मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में ही बताया था आपको कि एक सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन यूनिक होता है, लेकिन उसकी स्टेट स्पेस मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक, लेकिन उसका ट्रांसफ़र फंक्शन यूनिक होगा। तो ये उसकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन ये अभी हम देखते हैं। तो एक होती कैस्केडेड फॉर्म, कैस्केडेड का सिंपल मतलब ये होता है कि एक की इनपुट दूसरे के आउटपुट, फिर वो जो आउटपुट है वो तीसरे की इनपुट होती है और तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट होती है। तो इस तरह से जो है वो आपकी कैस्केडेड फॉर्म जो है कहलाती है, कैस्केड फॉर्म। अभी देखें, जैसे ही आपका ट्रांसफर फंक्शन है 24 ओवर एस प्लस टू एस प्लस थ्री एस प्लस फोर, अब ये आप कैस्केडेड फॉर्म लिखने हैं, आर ऑफ एस 24 इंटू वन ओवर एस प्लस टू इंटू वन ओवर एस प्लस थ्री इंटू वन ओवर एस प्लस फोर इंटू आगे आपकी जो है आउटपुट बन गई है। अब आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप भी इसको कैस्केडेड फॉर्म में चला सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको कैस्केडेड फॉर्म में बन जाएगा, ये आउटपुट ये इनपुट, इसकी ये आउटपुट ये इनपुट है, ये आउटपुट ये इनपुट है, ये आउटपुट और ये इनपुट है, ठीक है। तो एक सिंपल के पहले हम निकालते सी आई एस ओवर आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन ओवर एस प्लस ए, जैसे ये है, यानी दिस आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू वन ओवर एस प्लस ए, वन ओवर एस प्लस ए। तो इसमें पहले आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप देखने इधर ले जाएं इसको, तो क्या आ जाएगा, ये डी सी ओवर डी टी प्लस ए सी प्लस आर टी, और डी सी ओवर डी टी क्या होगा, माइनस ए सी आर टी। तो ये तो सिंपल सा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद इसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होगा कि जो एक का सिग्नल वन ओवर एस प्लस ए का सिग्नल फ्लो ग्राफ ये होगा कि एक्स डॉट क्या होगा, या ये सी डॉट, बेसिकली ये सी वन है, ये सी डॉट विल बिकम माइनस ए इंटू दिस वन माइनस ए सी आई एस, ठीक है, प्लस आर आई एस, ठीक है, और उसके आगे इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे हो रही है, जैसे ये वाली इक्वेशन से आपकी बन जाएगी, ये डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ए आई सी प्लस आर आई। ये हम डिटेल में पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये किस तरह से बनानी है। तो कैस्केड में फिर इस तरह की बन जाएगी, देखें आप माइनस ए हो गया ना, यानी वन ओवर एस प्लस ए था, वन ओवर एस प्लस ए था, यहाँ पे अगर हम देखें वन ओवर एस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो अगर हमारी इस तरह का फॉर्म है वन ओवर एस प्लस टू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस थ्री, ये आएगा माइनस फोर, ठीक है। तो ये इस तरह से माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो ये इसकी जो है वो एक कैस्केडेड फॉर्म कहलाती है, इसे कहते हैं कैस्केड फॉर्म, कि कैस्केड की फॉर्म में। अब इसकी इक्वेशन भी आप बना सकते हैं आराम से, इसकी इक्वेशन भी आप जो है वो बना सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री
और यहाँ पे आप x3 डॉट क्या होगा 24 x3 डॉट, ये x3 डॉट होगा ना आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ये x3 बन रहा है, तो x3 डॉट इज इक्वल टू 24 इंटू आर फिर -2 इंटू x3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 डॉट होगा, x2 डॉट इज इक्वल टू x3। ठीक है, तो x2 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट, ये वाला जो x2 डॉट है, ये x2 डॉट इज इक्वल टू x3 -3 इंटू x2। अच्छा, इसी तरीके से x1 डॉट इज इक्वल टू x2 और -4 इंटू x1। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जो स्टेट स्पेस आपकी बन जाएगी। ये देखें x1 डॉट इज इक्वल टू -4x1 प्लस x2, ये x1 डॉट इज इक्वल टू -4x1 प्लस x2, x1 डॉट -4x1 प्लस x2, इस तरह x2 डॉट -3x2 प्लस x3, और इस तरह से x3 डॉट, ये आगे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी अगर आप मैट्रिक्स निकाल लें तो क्या हो जाएंगे, -4 1 0 0 -3 1, और इस तरीके से नीचे भी हो जाएगा, तो ये -4 1 0 0 -3 1 0 0 -2 अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि अगर आप इस सिस्टम को देखें तो इसकी आइगन वैल्यूज़ अगर आप गौर करें, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, इसके जो पोल है, पोल क्या है इसके -2 पे है, माइनस पोल क्या होता है जिस पे ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो। ठीक है, तो -2 -3 -4 पे इसके पोल हैं। अब इसकी स्टेट इक्वेशन देखें, -4 -3 -2, यानी डायगोनल के ऊपर आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन आप ये भी नोट करें कि जो इसके ऊपर 1 भी है, यानी आइगन वैल्यू के ऊपर क्या है, 1 है। तो ये कैस्केडेड फॉर्म में जब भी आप अपनी इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको इस तरह की जो है ना वो स्टेट स्पेस मॉडल मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसी सिस्टम को एक दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, पैरेलल फॉर्म में, उसमें आप देखेंगे आपको क्या एडवांटेज मिलता है। अच्छा, तो ये वही सारी बातें बता रहा है जो अभी मैंने आपको बताई हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरी फॉर्म क्या है, पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में क्या होगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस दिस दिस, तो ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, पैरेलल में कैसे आएंगे, ये इस तरह से आ जाएगा फिर -2 -3 -4 जैसे हमने निकाला पहले, और y आपका क्या होगा, इन तीनों का सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये पैरेलल में आ गए। अब इसकी स्टेट इक्वेशन ज़रा आप बनाएं तो क्या आ जाएगी, x1 डॉट इज इक्वल टू -2x1 प्लस आर, ये 12 आर, ये 12 जो भी है, और x2 डॉट इज इक्वल टू -3x2 -24 इंटू आर, और x3 डॉट इज इक्वल टू -4x3 और 12 आर, ये देखें। ठीक है, अब ज़रा इसकी स्टेट इक्वेशन जब आप बनाएंगे ना तो आप देखेंगे आपको कैसी बन मिल रही है इसकी स्टेट इक्वेशन। देखिए -2 -3 -4, यानी आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, और इसकी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है पैरेलल फॉर्म की, कि पैरेलल फॉर्म के अंदर आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है। सो दैट इज़ अ लर्निंग पॉइंट कि ठीक है, कैस्केडेड फॉर्म में अगर आप करेंगे मॉडलिंग तो आपको किस तरह के स्टेट इक्वेशन मिलेगी, और अगर आप पैरेलल फॉर्म में मॉडलिंग करते हैं तो आपको इस तरह की डायगोनल जो है डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली आपको मिल जाता है। जो पिछले लेक्चर में हम खपते रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालना है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते थे ना, हम पहले आइगन वैल्यूज़ निकालते थे, फिर हम मॉडल मैट्रिक्स निकालते थे एम, फिर हम क्या करते थे एम इनवर्स ए एम करते थे, तो ए एक स्पेशल ए निकल आता था, वो स्पेशल ए को हम कहते थे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्यों उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी हम e की पावर करते हैं तो हमारी जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो e की पावर में चेंज हो जाते हैं। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में इसको डीपली डिस्कस किया हुआ है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, सारे लेक्चर्स आपस में। अच्छा अब सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, अच्छा इसमें बस एक स्पेशल केस है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब इसमें अगर आपका रिपीटेड पोल हो, जैसे s+3 ओवर s+1 होल स्क्वायर इंटू s+2, अब ये देखें 1 s इज इक्वल टू -1, ये पोल है आपका, ये रिपीटेड है, रिपीटेड पोल इसको बोलेंगे, रिपीटेड पोल। हमने स्टेट स्पेस में क्या पढ़ा था कि हमने जब आइगन वेक्टर निकालना था तो हम डेरिवेटिव लेते थे, रिपीटेड के केस में हम डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पे अब ये कैसे होगा, देखें इसकी स्टेट इक्वेशन कैसे बनेगी। इसकी थोड़ी सी स्टेट इक्वेशन जो है, हमने ये भी पढ़ा था कि वेंडर मॉड मैट्रिक्स भी पढ़ा था पिछले में, उसमें देखें इसकी जब इसकी स्टेट इक्वेशन बनाएंगे हम, इस तरह की इसकी स्टेट इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो डबलिंग आ गई है इसके अंदर ना, एक रिपीट हो गया, रेपिटेशन हो गई है इसमें। तो इसमें आपका स्टेट मैट्रिक्स इस तरह का बन जाएगा, ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद -1 1 -1 1 -2, यानी दो है ना अगर मैं -1 और -2, -1 और -2, -1 रिपीटेड है। तो अब रिपीटेड के केस में क्या होगा, -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 1,
सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि जो भी रिपीटेड होगी उसके ऊपर रिपीट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका जॉर्डन ब्लॉक भी कहलाएगा। जॉर्डन ब्लॉक जो है ये भी इसमें कॉन्सेप्ट होता है, लीनियर सिस्टम थ्योरी के अंदर आगे आएंगे ये। जॉर्डन ब्लॉक्स इन्हें कहते हैं। तो पैरेलल सिस्टम की जो है वो मतलब आप पैरेलल फॉर्म के अंदर अगर पोल रिपीट कर जाए तो आपकी इस तरह की जो है वो आपकी स्टेट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसमें माजूर आप कह लें, माजूर यानी इसमें तीनों पैरेलल में नहीं आ रहा, आप देख लें कि इसमें जो ये आउटपुट है वो इससे इससे ले रहा है ये, क्यों ये फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड रेपिटेशन है, रेपिटेशन के लिए आपको इसके सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, ये -1 और ये -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 प्लस s+1 का होल स्क्वायर बन जाएंगे ना। तो एक सम यहाँ से उठाएगा ये स्क्वायर करके, एक सम यहाँ पीछे से उठा लेगा ये, ठीक है ना। ये वाला जैसे ये देखें ना, एक सम ये है 1/s+1, ये कहाँ से इसने उठाया, यहाँ से उठाया। फिर उसके बाद 1 प्लस एस स्केयर, ये कहाँ से उठाना है इसने ये यहाँ से उठाना है, क्योंकि स्केयर करना है ना इसने। और फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, 1/s+2, इसके पैरेलल में फिर s+2 यानी -2 इधर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से, लेकिन इसका स्टेट इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इसका जो है ये देखें, द सिस्टम मैट्रिक्स आल्दो नॉट डायगोनल द सिस्टम पोल्स अलोंग द डायगोनल, ठीक है। नोटिस 1 ऑफ द डायगोनल फॉर द केस ऑफ द रिपीटेड रूट। दिस फॉर्म ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स इज नोन एज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और इसमें जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ये आपका एक जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। जैकोबियन मैट्रिक्स। अब जैकोबियन मैट्रिक्स भी जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। जैकोबियन क्या होता है अभी हम देखेंगे। जैकोबियन ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स को जब हमने उनका करना होता है एनालिसिस, तो हम नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियर सिस्टम बना के एक मेथड तो ये है कि नॉन लीनियर को लीनियर बना लेते हैं हम एक लिमिटेड रेंज के लिए, ठीक है। नॉन लीनियर सिस्टम को एक लिमिटेड रेंज के लिए हम लीनियर बना लेते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि नॉन लीनियर सिस्टम की लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, उसको लीनियराइज करते हैं, वहाँ पे ये जैकोबियन इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये जैसे हम डेरिवेटिव किसी चीज़ का निकालते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होती है ना, एक कर्व की स्लोप है। तो जैकोबियन भी आप कह लें कि एक नॉन लीनियर सिस्टम की, ये आगे एक्सप्लेन हो जाएगा आपको कि ये कहेंगे टेलर सीरीज़ जो होती है, टेलर सीरीज़ उसमें भी यही होता है ना कि हम एक फंक्शन को जो है वो तोड़ के लिख सकते हैं। तो हम जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ले लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं जैकोबियन का इस्तेमाल भी। अब तो ये जैकोबियन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन है फॉर एग्जांपल m, तो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, और वो डिपेंड करते हैं x1 से लेके xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल ऑफ f1 पार्शियल ओवर x1, ठीक है। इस तरह से f1 का x1 के साथ, x2 के साथ, x3 के साथ, सो ऑन xn के साथ, इसी किस पे फंक्शन f2 का, फंक्शन f3 का, और सो ऑन अप टू फंक्शन fm तक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैकोबियन। अभी हम फटाफट इसको देख लेते हैं जैकोबियन। अब मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है वो एक सिस्टम है, हमें यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि इससे हमें क्लियर हो जाएगा जैकोबियन मैट्रिक्स। ये आगे इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब जैसे ये देखें, हमारे पास x और y की फॉर्म में, यानी x एक सिस्टम है, y ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये डिपेंड करते हैं r पे और फाई पे, r पे और फाई पे, ठीक है। r cos फाई, r sin फाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि x का पहले पार्शियल डेरिवेटिव इसमें आ जाएगा नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो पहले आप क्या करेंगे, पार्शियल x ओवर पार्शियल r, यानी r के लिए ऐसे लेंगे, ये कांस्टेंट होगा उसमें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, पार्शियल x ओवर पार्शियल फाई, पार्शियल फाई के केस में क्या होगा कि r आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पार्शियल x ओवर पार्शियल r क्या होगा, जिसमें cos फाई आ जाएगा ना, ये पार्शियल r, ये r जैसे x होते ख़त्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फाई के लिहाज से जब आप लेंगे तो r कांस्टेंट होगा, और cos फाई का क्या होता है, डेरिवेटिव cos फाई का होता है माइनस साइन फाई। तो माइनस साइन फाई मल्टीप्लाइड बाई r, तो ये देखें माइनस r इंटू साइन फाई। इसी तरीके से सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा y, ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़ी सी ना। y इज इक्वल टू r साइन फाई, ठीक है। तो इसमें आप देखें पार्शियल y ओवर पार्शियल r करेंगे, फिर पार्शियल y ओवर पार्शियल फाई करेंगे। पार्शियल फाई करेंगे तो क्या होगा कि r cos फाई बन जाएगा, और पार्शियल y और पार्शियल r करेंगे तो साइन फाई बाहर आ जाएगा, और ये पार्शियल r ओवर पार्शियल r 1 हो जाएगा। तो ये साइन फाई और r cos फाई, ठीक है। r cos फाई क्यों आ रहा है, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, cos फाई। सिंपल r cos फाई आ गया आपका। इसमें लिखा है वन प्राइम एग्जांपल इज द फील्ड ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये हमारा जिक्र करा, वेयर द यूज ऑफ जैकोबियन मैट्रिसेस अलाउ द लोकल अप्रॉक्सीमेट लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम को हम लीनियराइज कर लेते हैं।
अच्छा, दस अलाउइंग द यूज़ ऑफ लीनियर सिस्टम टेक्निक सच एज कैलकुलेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज़। अब नॉन लीनियर सिस्टम में आप कहेंगे आइगन वैल्यू होती है, तो ये एक इलॉजिकल सी बात है। तो उनके आइगन वैल्यू क्लोज लूप पोल्स लीनियर सिस्टम के होते हैं, तो आप नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियराइज करेंगे एक सर्टन रीजन के अंदर। ठीक है, एक नॉन लीनियर सिस्टम है यूँ, तो आप उसको छोटे छोटे रीजन्स के अंदर लीनियराइज कर लेंगे। इसमें फिर एक एडवांस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, गेन शेड्यूलिंग। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना, एक ट्रिजेक्टरी जो नॉन लीनियर होती है उसमें आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं शेड्यूलिंग वेरिएबल, जो कि आपको बताता है कि आप किस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर है। जैसे मिसाल के तौर पे एक F-16 एक जहाज़ है, अब उसके कंट्रोलर, उसमें PID कंट्रोलर है मिसाल के तौर पे, आपने उसकी गेन सेट कर दी। अब उस जहाज़ ने उड़ना है, तो आंधी भी आनी है, बारिश भी होनी है, तूफान भी आना है, तो अब एक एक कंट्रोलर तो नहीं हर कंडीशन में चलेगा ना, तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा। अब हर ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर उसकी गेन्स चेंज होंगी कंट्रोलर की। तो इस तरह से वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो बताएगा कि ये इस वक्त किस मोड के अंदर है, तो इसे बोलते हैं गेन शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर लुकअप टेबल भी लगा लेते हैं, जैसे PID कंट्रोलर है, उसमें आपकी गेन्स हैं KP KI KD। अब गेन शेड्यूलिंग में क्या होगा कि एक एक आपका वेरिएबल शेड्यूलिंग वेरिएबल होगा, जो कि क्या होगा, लुकअप टेबल के अंदर इंडेक्सिंग के तौर पे यूज़ होगा, जो कि गेन्स को वेरी करेगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे ये गेन होगी, पॉइंट नंबर 2 पे ये गेन होगी, पॉइंट नंबर 3 पे ये गेन होगी। तो ये गेन शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। दैट इज़, इसको अडाप्टिव कंट्रोल भी कहते हैं। अडाप्टिव कंट्रोल ये रोबस्ट कंट्रोल में भी किसी हद तक आ जाता है, आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। ये हमने करना है इस कोर्स के एंड पे, हमने अडॉप्टिव कंट्रोल, रोबस्ट कंट्रोल, ऑप्टिमल कंट्रोल, स्टोकेस्टिक कंट्रोल, इनको हमने टच करना है इंशाल्लाह ताला। इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। अच्छा, अब ये देखें, ये जैकोबियन ले रहे हैं एक्स और वाई। ये फंक्शन क्या है, एक्स वाई, एक्स स्केयर वाई और 5x प्लस साइन में। पहले आप क्या करोगे, पहले इसका जैकोबियन लोगे तो पहले इस फंक्शन को पहले आप एक्स के लिए ऐसे करोगे डेरिवेटिव, फिर वाई के लिए ऐसे करोगे डेरिवेटिव, इसी तरह दूसरे में इस फंक्शन को एक्स के लिए ऐसे डेरिवेटिव और वाई के लिए ऐसे। तो इसका ये जैकोबियन आ जाएगा f(x1y x1y = x स्केयर वाई। इसका जैकोबियन लें तो क्या आ जाएगा, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x, पार्शियल f1 और पार्शियल y 2xy। यानी इसमें क्या होगा कि x के लिए से y आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y पीछे आ गया, बाहर आ गया, और 2x स्केयर का क्या होता है डेरिवेटिव 2x, तो क्या आ जाएगा आपका 2xy। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आप y के लिए ऐसे करोगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कॉस कॉस आपका आना चाहिए, सॉरी इसमें 2xy आ गया, सॉरी ये मैं दूसरा फंक्शन देख लिया, ये वाला फंक्शन है x स्केयर y, इसको y के लिए ऐसे करेंगे तो x स्केयर कांस्टेंट होगा, तो x स्केयर बाहर आ जाएगा, y का y के साथ डेरिवेटिव 1 होगा, तो एक्स स्केयर इसका आंसर आएगा। ये देखें एक्स स्केयर आ रहा है, इसी तरीके से 5 और कॉस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं जैकोबियन। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, जैकोबियन। इसी तरीके से पार्शियल एक्स आपका इस तरह से है, एक्स आर कॉस 5 आर साइन 5, तो आप जैकोबियन निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आपका ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, स्फेरिकल, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा फाई, ये EMT के अंदर आपने पढ़े होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। थीटा क्या होता है आपका जो है वो XY प्लेन के अंदर जो है एंगल। ठीक है, और फाई क्या होता है आपका जेड एक्सेस से एंगल, उसको आप फाई बोलते हैं। ठीक है, आर क्या होगा कि आप जो लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आर थीटा फाई। तो एक्स क्या होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई का होता है आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज आर कॉस थीटा। आप इसका जैकोबियन ले सकते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना है। एक्स का पहले पहले आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव आर के लिए ऐसे लेंगे, फिर साइन थीटा के लिए ऐसे लेंगे, फिर फाई के लिए ऐसे लेंगे, वाई का फिर आर के लिए ऐसे लेंगे, थीटा के लिए ऐसे लेंगे, फाई के लिए ऐसे लेंगे। तो इस तरह से इसका मैट्रिक्स आपने बना लेना। ये देखें, पार्शियल एक्स ओवर आर, पार्शियल पार्शियल थीटा, पार्शियल फाई, ये जैकोबियन। अब आपको क्लियर होने चाहिए जैकोबियन क्या होते हैं, तो जैकोबियंस। ठीक है, अब ये जैकोबियन आपने निकालना है, y1 इज इक्वल टू x1, y2 इज इक्वल टू 5x3, y3 इज इक्वल टू 4x2 स्केयर माइनस 2x3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जैकोबियन का। ये आप मैटलैब के अंदर भी जब हायर ऑर्डर सिस्टम्स की करते हैं ना, उसकी एनालिसिस, उसके अंदर ये पूछा जाता है जैकोबियन मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। y1 इज इक्वल टू x1, y2 इज इक्वल टू 5x3, y3 इज इक्वल टू 4x2 होल स्केयर माइनस 2x3, y4 इज इक्वल टू x3 x1। अब ये इसका जैकोबियन निकालना क्या होगा जी, पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x1 x2 x3। ठीक है, पार्शियल y2 का फिर होगा पार्शियल x1 x2 x3, इस तरह पार्शियल y3 पार्शियल। तो ये क्या आ गया, 4/3 का मैट्रिक्स आई थिंक ये बन जाएगा। हाँ, 4/3 का बन रहा है। देखें 1 2 3 4 n/m नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 4/3 का जो है मैट्रिक्स बन गया। तो ये आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जैकोबियन।
आगे भी फर्दर एक एग्जांपल उसने की हुई है जैकोबियन मैट्रिक्स की, तो दीज आर दी जैकोबियंस। अच्छा, अब हम जा रहे हैं मिनिमल रियलाइजेशन की तरफ, जिसका मैंने इससे पहले भी कॉन्सेप्ट दे दिया था कि कई बार सिस्टम जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के, ये ऐसा ही है जैसे हवा भरी हुई है, एक चीज़ है उसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको कहा जा रहा है जी ये 3/3 का सिस्टम है। वो जब उसको चेक करते हैं तो वो निकलता कोई 2/2 का है, ठीक है। उसके अंदर डिपेंडेंसी है, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो तीसरा कॉलम पहले दो से निकल रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है कॉलम। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे उसके मतलब तीनों कॉलम या दो कॉलम या चार कॉलम जितने भी कॉलम है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यही देखना है कि अगर हमारा बढ़ा चढ़ा के एक सिस्टम बयान किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको हम देखना चाहते हैं कि ये एक्चुअल कितने लेवल का सिस्टम है, वो उस पर फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसे बोलते हैं मिनिमल रियलाइजेशन। यानी छोट जैसे फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे 10/6 है, ये इम्प्रॉपर है, अभी आप इसको यानी 10/6 तो ना कहें आप, 6/10 कहना है, यानी ये फर्दर डिवाइड हो सकती है, तो ये 6/10 थी, तो ये 3/5 हो जाएगी फर्दर डिवाइड हो, तो 3/5 इज़ द मिनिमल रियलाइजेशन। अब आप इस तरह से इसको समझ लें। अच्छा, ए इज इक्वल टू 0 1 -2 -3, बी आपका कितना है 0 1, और सी आपका 1 1 है। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया था पहले स्लाइड्स में। क्या होता है ये ऐसे ही है जैसे ही अपना नाम बंदे को याद होता है ना, उस तरह ही ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, सी इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी प्लस डी। इसका लैप्लास ही स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाता है, ये जो हमने काफ़ी डिटेल में देखा होगा इसको लास्ट स्लाइड्स में। अच्छा, अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें फटाफट, सी इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी प्लस डी, जो कितना निकलता है ये हल हुल कर कुर के। अब आप देखें s+1/s+2, ये आ रहा है s+1/s²+3s+2। अब s²+3s+2 को फर्दर हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके फैक्टर होंगे 2 और 1। क्यों? उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बन जाएगा, और उनको ऐड करें तो सेंटर वाला बन जाएगा, जो फैक्टराइजेशन का असूल होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि s+1 s+2 s+1, अब ये देखें ये सिस्टम कितना बड़ा चढ़ा के 2/2 का लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये 2/2 का है? ये तो कैंसिल हो रहे हैं, पोल और ज़ीरो तो कैंसिल हो रहे हैं। तो जब कैंसिल हो गए तो बचा के क्या क्या बचा? 1/s+2। ये तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, जो कि सेकंड ऑर्डर नज़र आ रहा है, ये सिस्टम तो फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, फिर अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, इसकी आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगी, इधर ले जाएं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डॉट एस एक्स है ना, एस एक्स इनिशियल कंडीशन अगर ज़ीरो हो तो ये एक्स डॉट होता है, तो एक्स डॉट प्लस 2x इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो एक्स डॉट इज इक्वल टू -2x प्लस यू, तो x1 डॉट इज इक्वल टू -2x प्लस यू। तो इसमें ए मैट्रिक्स क्या होगा, -2, बी मैट्रिक्स क्या होगा 1, सी मैट्रिक्स इसमें क्या होगा y इज इक्वल टू, देखें सी मैट्रिक्स इसमें क्या है आपका, सी मैट्रिक्स आपका क्या है y इज इक्वल टू x, यानी सी भी आपका 1 ही आ रहा है। तो ये है आपकी मिनिमल रियलाइजेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है मिनिमल रियलाइजेशन। अब इसका एक और मेथड भी होता है, ये तो सिंपल सा मेथड था ना कि आप ट्रांसफ़र फंक्शन में चले गए, वहाँ पे पोल जीरो कैंसिल करती है और फिर उसके बाद उसकी निकाल ली। एक और इसका एडवांस मेथड है, वो है कैलमैन डीकम्पोजिशन, उसे कहते हैं कैलमैन डीकम्पोजिशन। अब कैलमैन डीकम्पोजिशन ब्रिंग्स द सिस्टम टू द फॉर्म, इस फॉर्म में वो लेकर आएगा, और इसमें ये नोट करें कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। यानी minimal realization of the system is obtained by using only the controllable and observable states from the Kalman decomposition। यानी इस सिस्टम के अंदर, ये जो अभी सिस्टम बना है, इसके अंदर कोई भी अनऑब्जर्वेबल पार्ट नहीं है, कोई भी अनकंट्रोलेबल पार्ट नहीं है, ये सिस्टम फुली कंट्रोलेबल है एंड फुली ऑब्जर्वेबल है। हमने ये फॉर्म बनाना है, यानी आपके पास यू हैव अ बिग सिस्टम विच इज़ फुली सिस्टम इज़ नॉट, जैसे 3/3 का है, वो 3/3 का सिस्टम आपका ना फुली कंट्रोलेबल है ना ऑब्जर्वेबल, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि उसके अंदर एक 2/2 का सिस्टम हो जो कि ऑब्जर्वेबल भी हो कंट्रोलेबल भी हो, तो हम वो निकालेंगे, कैलमैन डिकम्पोजिशन से हम वो सिस्टम निकालेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसमें कैनोनिकल डिकम्पोजिशंस भी उसी के एक आप नाम कह सकते हैं। कैनोनिकल डिकम्पोजिशन विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी एंड ट्रांसफर मैट्रिक्स मिनिमल रियलाइजेशन। अब इसमें फार्मूला जो आपको आना चाहिए वो ये है, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू वाई सी एक्स प्लस डी यू, और ये क्या है, ए बिलोंग टू रियल नंबर, उसकी डायमेंशन क्या है n/n, बी की डायमेंशन क्या है n/p, ठीक है, और सी की डायमेंशन क्या है p/n, और आर की डायमेंशन क्या है q/p, ठीक है। आपकी n इसमें क्या है, स्टेट्स के लाएंगी, और आपकी इसके अंदर जो b है ए एक्स प्लस बी यू, यानी p आपकी इनपुट्स हैं, और q जो है नंबर ऑफ आपकी आउटपुट्स हैं, ठीक है। n क्या है, स्टेट, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स हैं। अच्छा,
अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें। अब उसमें हमने पता क्या करना होगा, उसमें हमने जो है वो एक मैट्रिक्स, एक होगा पी, जैसे पहले हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो एक मैट्रिक्स निकाला था जिसको मॉडल मैट्रिक्स हम कहते थे, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे एक मैट्रिक्स होगा पी, लेट से पी एक्स हैट इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी जो इक्वेशन होगी ये वाली इस वेरिएबल में चली जाएगी, जो कि कंट्रोलेबल भी होगी, ऑब्जर्वेबल भी होगी। तो उस सूरत में हमारी इक्वेशंस तब क्या बन जाएंगी, हमारी एक्स हैट इज इक्वल टू ए एक्स हैट, ये हैट प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब ए क्या होगा, पी ए पी इनवर्स बी इज इक्वल टू पी बी, सी इज इक्वल टू सी पी इनवर्स और डी इज इक्वल टू डी। ये इक्वेशंस को जहन में रखें, ये आगे यूज़ होंगी, पी ए पी इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं इसको। अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे जो हमें गिवन सिस्टम होगा। रैंक का इसने ये इस तरह की ये बस सी वाला बनाया हुआ, रैंक सी, सी मैट्रिक्स किसको कह रहा है, इसको कह रहा है बी ए स्केयर बी, जो आप निकालते हैं ये मैट्रिक्स है आपका, इसका रैंक निकल आता कम n1, ठीक है, जो कि n से कम है। ऐसे ही चेक करते हैं ना हम कंट्रोलेबिलिटी को, कि हम उसका कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका रैंक चेक करते हैं, अगर उसका रैंक ज़ीरो आ जाए या कम आ जाए उससे, तो उसका मतलब है कि सिस्टम अनकंट्रोलेबल है। अब हम करेंगे क्या, अब वो जो मैट्रिक्स होगा ना ये वाला, ये रैंक मैट्रिक्स होगा, इसमें दो कॉलम तो इंडिपेंडेंट होंगे ना, अगर 3 बाई 3 का है, तीसरे का मसला है, तो तीसरा खुद से हम डाल देंगे, ठीक है। तीसरा खुद से डाल के उसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व पे करके फिर हम एक पोर्शन उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम देखते हैं कैसे करेंगे, ये अभी एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे अब एक एग्जांपल वैसे वो दे रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है, इसमें अगर आप देखेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में लैम्डा वन के ऊपर 1, लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है। ये 3 आइगन वैल्यूज़ हैं इसकी, और इसमें ये रिपीटेड है, ये क्या है, रिपीटेड। अब जो इसकी जो मिनिमल रियलाइजेशन होगी वो पता क्या होगी, जो इसकी मिनिमल रियलाइजेशन जो इसकी होगी वो ये होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन द ट्यूटोरियल कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी इन द मॉडल फ्रॉम इक्वेशंस वी सी दैट लैम्डा 1 इज कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, लैम्डा 2 इज नॉट कंट्रोलेबल ऑल दो ऑब्जर्वेबल, ठीक है। लैम्डा 2 जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेबल है, लेकिन हमारे मिनिमल रियलाइजेशन में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मिनिमल रियलाइजेशन में वो आएगी जो कंट्रोलेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है, ठीक है। तो उसमें देखें आप, पहली लैम्डा 1 आएगी और लैम्डा 3, तो इसकी मिनिमल रियलाइजेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 3 प्लस 1 2 1 1। तो ये इसकी मिनिमल एक रियलाइजेशन की एक फॉर्म, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, आगे इसके न्यूमेरिकल आ रहा है, तो इसकी अगर आप एस आई माइनस ए वो करके सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी करके ट्रांसफर फंक्शन निकालें, तो इस तरह का इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा, 1/s माइनस लैम्डा 1 और 2/s माइनस लैम्डा 3। अच्छा अब आपका जो है ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये कि आपको मैट्रिक्स निकालने आने चाहिए, ए बी सी, ए और बी आपके पास हैं। अब आप क्या निकालें, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इसका निकाल लें। इसका कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स आपका इस तरह का निकल आएगा। अब आप देखें अपने रैंक निकालना है, रैंक के लिए आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए 3/3 का आपको चाहिए। 3/3 के लिए आप पहले 3 कॉलम को पकड़ लें, बस पहले 3 कॉलम को पकड़ेंगे तो उसका रैंक कितना निकलेगा, 2, क्योंकि ये इसमें एक डिपेंडेंट कॉलम आ जाएगा, 1 1 1 1, ये डिपेंडेंट है। अब आप क्या करोगे, इसमें ये दोनों इंडिपेंडेंट है, 0 1 0 1 0 1, एक कॉलम खुद से डाल दो, एक कॉलम खुद से डालो इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो आपने निकाला है कंट्रोलेबिलिटी का, तो उसको आप कहते हैं पी इनवर्स। इसको पी इनवर्स भी कह सकते हैं आप, इसको टी इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1, और ये 1 0 0 आपने खुद से डाल दिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो वो भी डाल दें वो भी इन पर डिपेंडेंट है, फिर वो आप वहीं के वहीं रहेंगे। अच्छा अब उससे फिर आप फर्दर जब इसकी स्टेट स्पेस निकाल लेंगे ना, तो आपको इस तरह की मिल जाएगी, क्योंकि अब 3/3 का है लेकिन आपने खुद से डाला हुआ है, उसको निकालना भी तो है। तो आप क्या करें कि यहाँ पार्टीशन करते हैं, तो जो पार्टीशन के बाद जो आपको मिलेगी वो आपको मिनिमल रियलाइजेशन मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल है, जैसे ये कर रहा है, फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे आप निकालेंगे, वही सी इंटू एस आई माइनस ई इनवर्स बी प्लस डी। ये इसको मैंने खुद हाथ से कैलकुलेट किया हुआ है और इसके फिर मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो, ठीक है। तो ये देखें हम क्या करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और बी निकला है, तो पहले आप कंट्रोलेबिलिटी इसको सी इस तरह से मैं इसको कहा है कंट्रोलेबिलिटी बी ए स्केयर बी, फिर ए बी कैसे निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें, इसको देखें ना ए बी 3, ये कितना बन रहा है, नंबर ऑफ कॉलम 3
और इसमें है, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, और आउटपुट कितने की आपकी आएगी 3 3/2, यानी 3/2 का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। पहले आपको इसको इसे करेंगे, फिर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इनको इससे करेंगे, ठीक है। तो 3/आपका 2 का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे इसको जो है ये आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है ये वाला, इसमें क्या होगा कि पहले आप बी और फिर ए बी यानी पहले इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर आप इससे सेकंड वाली रो को ए की जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे, और फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो इस तरह से आप जो है बी इसके लिए भी बना लेंगे। अच्छा, अब जो है इसका रैंक कम है, क्योंकि इसका रैंक अगर आप 1 0 1 0 1 0 1 1 1 को लेंगे ना, तो जब आप इसका रैंक निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये कम ही आना है, ठीक है। तो ये आप देख के भी देख सकते हैं, क्योंकि देख के आप यहाँ से ले लें विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये रह जाएगी। जब ये देखें ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी आपकी ये कौन सी रो है, ये रो है आपकी दूसरी रो, पहला कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगी -1 की पावर, ये -1 आ जाएगा, माइनस इंटू आप इसका माइनर निकालें, यानी 1 - 1 0, तो ये ज़ीरो आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये इसका, लेकिन अगर आप 2/2 का निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, यानी वो नॉन ज़ीरो होगा, 1 तो नहीं होगा इस केस में, -1 होगा डिटर्मिनेंट, लेकिन नॉन ज़ीरो होगा, तो यानी 2 है इसका रैंक, ये 2 इज़ लेस दैन 3। तो इसका मतलब है अब हमने मिनिमल रियलाइजेशन निकालनी, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। अब हमें ये मिनिमल रियलाइजेशन का फार्मूला है कि एक्स डॉट हैट इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स एक्स हैट प्लस पी बी यू वाई हैट इज इक्वल टू सी पी इनवर्स एक्स हैट प्लस डी यू, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है पी इनवर्स की, वो कहाँ से आएगा, या टी इनवर्स या पी इनवर्स, कुछ बुक्स में टी इनवर्स का है, कुछ में पी इनवर्स का है। तो पी इनवर्स कैसे निकालना है, इस मैट्रिक्स से 0 1 0 1 0 1, और यहाँ पे अपने पास से कॉलम में ऐड करते हैं 1 0 0, ठीक है, कर दिया। अब पी इनवर्स आ गया, अब पी निकालें, पी का क्या फार्मूला होगा, यानी इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, हाथ से करना है, मैनुअली करना है, मैनुअली कर लें, कैलकुलेटर से करना है आप कैलकुलेटर से कर लें, वो तो फटाफट बटन ही दबाने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ से पी निकला है, ये मैंने कैलकुलेटर से किया होगा। उसके बाद मैंने पी इनवर्स निकाला, ये सारा मैंने कैलकुलेटर से किया, और पी बी निकाला, और सी पी इनवर्स निकाला। अब क्या होगा कि इसमें से पार्टीशनिंग करें, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी बात से एडिशन की थी, अब उसमें से आपने निकालना भी तो है, ठीक है। तो ये पार्टीशन आपने की है इसकी, यहाँ से आपने ये वाला एलिमेंट 2/2 का उठा लिया, ठीक है, क्योंकि आपका एक्चुअल मिनिमल है 2/2 का, 3/3 का नहीं है, तो हम 2/2 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बना होगा, इसको यहाँ पार्टीशन आप कर दें, और सी पी इनवर्स की आप इधर से पार्टीशन करते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये रियलाइजेशन है ना, ये मिनिमल रियलाइजेशन है आपकी, ठीक है। यानी ये इसमें कोई हवा नहीं भरी हुई सिस्टम में, कोई फूक नहीं भरी हुई, ये बिल्कुल सही सिस्टम है, कंट्रोलेबल भी है, ये ऑब्जर्वेबल भी है। और अब इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन क्या कैसे निकालेंगे आप, वही सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, ये आपको फार्मूला ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप निकाल लेंगे ट्रांसफ़र जो है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये आपका जो है ना ट्रांसफ़र मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है ना फंक्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है, तो ट्रांसफ़र मैट्रिक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर एक स्टेट होती है और एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है तो ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाना था, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं तो ये ट्रांसफ़र मैट्रिक्स आपका आ रहा है। एक और एग्जांपल इसमें दी हुई है जिसमें ये ए मैट्रिक्स है और बी है, फिर आप कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं, उसमें वही फैक्ट उसी मेथड पे आपने चलना है, और इसमें वो 3 वर्ड्स ले रहा है, ठीक है। तो पी इनवर्स की जगह वो 3 वर्ड्स ले रहा है, उसी मेथड से आप जो है इसकी जो है वो कलमैन डीकम्पोजिशन करके आप अपने सिस्टम को एक कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो ये इसकी समरी है कि व्हेन अ सिस्टम इज़ नॉट कंट्रोलेबल और नॉट ऑब्जर्वेबल, देयर माइट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम that still is controllable and observable. The controllability and observability matrices can be used to split by a change of coordinates a state equation into its controllable and uncontrollable parts, observable slash unobservable parts. The controllable and observable part of a state equation yields minimal realization. Thus, we conclude for a state equation, minimal realization is equivalent to controllability and observability. सो दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर। तो लीनियर जो कंट्रोल सिस्टम है उनके कुछ एडवांस टॉपिक्स वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एडवांस कंट्रोल सिस्टम के नॉन लीनियर कंट्रोल के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।